हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने वही केपी केसी पर क्वेश्चन कह थे, और इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि जो भी केसी होता है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, हम बात करें बेसिकली कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि किन किन चीजों से जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल सकती है, हम ये बात कर रहे थे। तो आप समझना जरा कि सबसे पहला तो टेम्परेचर, दूसरी चीज देखें है ना सेकंड। तो हम बात करते हैं डायरेक्टली तीनों को एक साथ ही देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रेशर या वॉल्यूम। ठीक है, देखो जरा कि भैया जो केसी होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उस पर कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, हमें ये चीज समझनी है। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन है हमारे पास कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस 2C, जैसे ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर इसके लिए मैं केसी की वैल्यू लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसके लिए केसी की वैल्यू मैं ऐसे लिखूंगा। देखने पर ही लग रहा है कि यार कंसंट्रेशन अगर मैं चेंज कर दूं, सी की कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, तो यहां केसी की वैल्यू बदलनी चाहिए। आपने ए की कंसंट्रेशन को बदल दिया तो केसी बदलना चाहिए, बी की कंसंट्रेशन को बदल दिया तो केसी बदलना चाहिए। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक ऐसे ही, अच्छा कंसंट्रेशन चेंज करो चाहे वॉल्यूम चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगी। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई जब भी वॉल्यूम चेंज करोगे, वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो कैसे बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक ऐसे ही प्रेशर के लिए हम लिखेंगे भैया पीसी की पावर कितनी 2, यहां आएगा पीबी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ पीए, है ना, या प्रेशर ऑफ ए। तो यहां से देखने पर लग रहा है यार प्रेशर बदलूं तो केपी बदलना चाहिए, अगर प्रेशर बदलूं तो केपी बदलना चाहिए, सी का प्रेशर बदलो तो केपी बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप चाहे कंसंट्रेशन बदल दो, चाहे वॉल्यूम बदल दो, चाहे प्रेशर बदल दो, केसी की वैल्यू ना तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना प्रेशर पर डिपेंड करती है, ना ही वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। केसी की वैल्यू इन तीनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। अब क्यों? कि आप कहोगे कि सर कंसंट्रेशन बदलो, मान लो बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो इधर केसी जो है वो चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अब क्यों, इसका आंसर तो हम पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल में। फिलहाल के लिए आपको यह ध्यान में रखना है, देखो जरा कि किसी भी रिएक्शन का जो केसी होता है या जो केपी होता है या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो केवल और केवल डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो भैया जी किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो केसी केपी की वैल्यू है, वो केवल और केवल मेरे भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन कितनी है, प्रेशर कितनी है। मैं ये लिख देता हूं कि भैया इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम। ठीक है, ये कभी भी जो है ना, ये मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, कि टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा ना, केसी केपी की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी कुछ भी चेंज कर दे, आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि यार कंसंट्रेशन डबल कर दी, हाफ कर दी, प्रेशर 4 गुना कर दिया, वॉल्यूम आधा कर दिया, कुछ भी बोले, जब तक मेरे भाई टेम्परेचर नहीं बदला तब तक केसी नहीं बदलेगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, और ये चीज मैं बता चुका हूं कि टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करता है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट जो पहले ये रह गया था, कहने का मतलब जो टेम्परेचर वाला जो था ना, वहां पर ये कहीं पर नोट कर लेना कि मैंने आपको ये लिखाया था, देखना जरा कि डेल्टा एच, इक्वेशन ये थी log k इज इक्वल टू log a माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r, ठीक है, 1/t। अब यहां से दो केस मैंने बताए थे,
एक तो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक था भैया जी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा ही था। तो ये छोटा सा एक पॉइंट और है, यहां पर मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहां पर मैंने कहा था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये तो मैंने लिखवाया था आपको। छोटा सा पॉइंट ये है कि एक तो होता है रेट कांस्टेंट, एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक तो रेट कांस्टेंट है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो जो रेट कांस्टेंट होता है ना, आपको मैंने कहा था कि केसी इज इक्वल टू होता है जी के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, ठीक है। जो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो दो रेट कांस्टेंट का रेशियो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो होता यह है कि दुनिया का हर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमेशा इंक्रीज होगा, कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भैया जी इंक्रीज ही होगा। ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज होता है। आपने जो, अगर आप 11th के बच्चे नहीं है, आप 12th के या फिर टारगेट के हैं, तो आपने जो काइनेटिक्स में एक लाइन पढ़ी होगी कि टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाने पर रेट बिकम्स डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दुनिया का हर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा बढ़ता है। लेकिन भैया यहां पर हम बोल रहे हैं देखो ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, तो केसी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर कम कैसे हो सकती है। तो रीजन इसका ये है कि भैया देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम ये बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के फॉरवर्ड भी इंक्रीज होगा, के बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा, बट के बैकवर्ड की वैल्यू के फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में ज्यादा इंक्रीज होगी, और के बैकवर्ड ज्यादा इंक्रीज होगा तो यहाँ ओवरऑल इफेक्ट कैसा आएगा, डिक्रीज का आएगा। तो ये बात जो है वो जहां पर मैंने दो क्लासिफिकेशन करवाया था, ये पॉइंट बाहर निकले ना, स्टेटमेंट में कई बार पूछ लेता है ना, कि रेट कांस्टेंट तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये चीज डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, कि रिएक्शन की नेचर कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक। फिर यहां पर आओ तो अगेन मैं ये बोलूंगा केसी इज इक्वल टू क्या आया जी, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ती है, तो यहां पर देखो के फॉरवर्ड भी बढ़ता है, के बैकवर्ड भी बढ़ता है, लेकिन के फॉरवर्ड के बैकवर्ड के रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ता है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट कैसा आता है, इंक्रीज का इफेक्ट आता है। क्लियर है बात। तो ये दो पॉइंट है जो आप वहां पर मेंशन कर देना। बाकी हम यहां पर वापस से आते हैं, मैंने आपको ये कहा कि कुछ भी बदल दो, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा ना तब तक केसी की वैल्यू नहीं बदलेगी। ध्यान रखना भैया, दुनिया बदले बदले, लेकिन हमारे जो प्यारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, जो हमारे केसी है, ये बिना टेम्परेचर के किसी के बाप से भी ना बदले भैया, बिल्कुल नहीं बदलेगा, केसी की वैल्यू नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी बदल दो। जब तक टेम्परेचर नहीं बदला तब तक केसी नहीं बदलेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे आएगा इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है ना, ये बेसिकली जो दो तीन फैक्टर है, टेम्परेचर अलग, प्रेशर अलग, वॉल्यूम अलग, कंसंट्रेशन, हमने सबको एक साथ ही देख लिया क्योंकि इन पर डिपेंड तो करता नहीं है। अब एक टॉपिक अभी है स्टोइकियोमेट्री एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत ही जरूरी टॉपिक, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, देखिएगा जरा। टॉपिक इज स्टोइकियोमेट्री of reaction and equilibrium constant, ठीक है। कि भैया जी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों का जो है वो आपस में क्या रिलेशन होता है। पहले तो एक जरूरी पॉइंट कि भैया स्टोइकियोमेट्री अगर आप बदल दोगे ना किसी रिएक्शन की, आपने स्टोइकियोमेट्री बदल दी तो हम वहां पर ये मानेंगे कि एक नई रिएक्शन बन गई, ठीक है ना। कि स्टोइकियोमेट्री जब बदल दी तो आप ये मान के चलोगे कि रिएक्शन बदल चुकी है ना। मैं ये लिख देता हूं, इफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज चेंज्ड, ठीक है, then reaction will be changed, है ना। या इसको ऐसे लिख देता हूं, then this is assumed that reaction will be changed, then this is assumed that reaction is changed, ठीक है। कि भैया अगर स्टोइकियोमेट्री बदल दी तो हम यहां ये मान के चलेंगे कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, बदल चुकी है।
और आपको क्या बताना है, दो अलग अलग रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताना है। एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। कि भैया हमारे पास जैसे रिएक्शन है, मान लो A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, एक ही रिएक्शन है कोई, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लो Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, Kc है। अब आपने मान लो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदल दी, रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट वही, मान लो मैंने पूरी रिएक्शन को जो है ना n से मल्टीप्लाई कर दिया, Na इज कन्वर्टिंग इनटू Nb प्लस Nc। तो भैया हम यहां ये मान के चलेंगे कि ये एक अलग रिएक्शन है, ये एक अलग रिएक्शन है, ये दोनों अलग अलग रिएक्शन है, और इन दोनों अलग अलग रिएक्शन का Kc क्या होगा अलग, क्योंकि रिएक्शन चेंज हो गई तो Kc चेंज होना है, तो Kc चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, इन दोनों रिएक्शन के Kc के बीच में रिलेशन बताना होगा। अब आप ये समझना कि भैया जी अगर मैं बात करूं ना इस रिएक्शन के Kc की, तो इस रिएक्शन का, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का Kc केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक ऐसे ही इस रिएक्शन का जो Kc है, मान लो Kc डैश हो गया, तो ये जो है ना ये केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, ये भी टेम्परेचर पर, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी, क्योंकि रिएक्शन डिफरेंट है। हाँ, इस रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन बनी है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बता सकते हैं कि भैया Kc की वैल्यू Kc के टर्म में, या Kc डैश की वैल्यू Kc के टर्म में कितनी होगी। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का, कोई रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन दे दे, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, समझे। तो अब देखना, जरा स्टार्ट करते हैं हम। मान लो स्टोइकियोमेट्री हमें बदलनी है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदलनी है। कितने तरीके से बदल सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं बदलने के। सबसे पहले यहां पर देखना जरा कि स्टोइकियोमेट्री में बदल रहा हूं। मान लो सबसे पहला है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, कि भैया आपने रिएक्शन को जो है ना n से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो रिएक्शन ये थी, A इज कन्वर्टिंग इनटू B। अब इसके लिए मैं लिखूंगा Kc, Kc की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। Kc की वैल्यू ऐसे लिखेंगे। अगर Kc की वैल्यू आपने ऐसे लिखी है तो आप खुद सोचना कि Kc ये है, n से मल्टीप्लाई कर दिया, Na इज कन्वर्टिंग इनटू Nb मल्टीप्लाई बाय n। तो मुझे बताओ अब इसका Kc डैश मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी, n। तो यहां पर मैं ये लिखूंगा जी, Kc डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, और पावर कितनी कर दी, n कर दी। ये हमारे पास क्या आ गया, Kc डैश। तो मुझे बताओ ये क्या है, B बाई A क्या है, B बाई A Kc तो है, तो Kc डैश इक्वल टू आ गया Kc की पावर कितनी, n। तो ध्यान दो कि अगर हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इफ यू मल्टीप्लाई द रिएक्शन बाय n, तो भैया इस केस में जो नया Kc होगा ना वो पुराने Kc की पावर n के इक्वल हो जाएगा। ये नया Kc, नए Kc में रिलेशन, दो अलग अलग रिएक्शन थी, इन दोनों अलग अलग रिएक्शन के Kc के बीच में अपने पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्लियर है बात, ठीक है भैया। फिर देखो क्या दूसरा है अपने पास, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n। मान लो आपने कंप्लीट पूरी की पूरी रिएक्शन को n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सेम रिएक्शन अपने पास कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B, इसके लिए Kc की वैल्यू लिखूंगा कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। अब आपने रिएक्शन को n से डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया तो ये रिएक्शन कुछ यूं हो गई 1 बाय n, और ये B। Kc डैश मुझे बताओ कैसे लिखूंगा, B की पावर 1 बाय n और A की पावर भी कितनी, 1 बाय n। आप देखो ये बोल दो कि 1 बाय n या n से डिवाइड कर दिया, ऐसे बोल दो, चाहे आप ये बोल दो 1 बाय n से मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही है। जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो पुराने Kc की पावर में चला जाता है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी ऐसा ही होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Kc डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी, 1 बाय n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। B बाय A, B बाय A, B बाय A क्या है भैया, अपने पास Kc है, देख लो जरा, B बाय A, B बाय A देख लो, B बाई A क्या है, Kc है। तो मैं ये लिखूंगा Kc डैश इक्वल टू Kc की पावर कितनी, 1 बाय n। ओवरऑल कंक्लूजन वही कि जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वो फैक्टर पुराने Kc की पावर में चला जाएगा। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे n से, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाय n से। क्लियर है, तो ये है अपने पास सेकंड। तीसरा जो पॉइंट है ना, मान लो आपने रिएक्शन को घुमा दिया, उल्टी कर दी, रिएक्शन को उल्टी कर दी है ना, या फ्लिप कर दिया। तो थर्ड इज इफ रिएक्शन
इज फ्लिप्ड। रिएक्शन को भैया जी आपने कर दिया फ्लिप, घुमा दिया। मान लो रिएक्शन ऐसी है, A is converting into B, Kc is equal to concentration of B divided by concentration of A। ठीक, तो अब इसको मैंने कर दिया जी फ्लिप्ड, ठीक है। B is converting into A कर दिया, तो मुझे बताओ कि Kc डैश अब मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ A बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। और मुझे इन दोनों का रिश्ता बता दो, दोनों का रिलेशन बता दो कि क्या रिलेशन आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं Kc डैश इज इक्वल टू 1 बाय Kc। तो अगर आप रिएक्शन को क्या कर दोगे, फ्लिप कर दोगे ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। उल्टी करोगे तो उल्टा हो जाएगा, समझे बात को। तो ये है अपने पास। फिर एक और लास्ट पॉइंट है जहां आप स्टोइकियोमेट्री को हम बदल सकते हैं, या आप यूं कहो कि आपने क्या कर दिया, दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को जो है वो ऐड कर दिया, जोड़ दिया। मान लो दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस थी अपने पास, है ना, और उनको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। तो देखो जरा कि फोर्थ इज इफ, है ना, टू और मोर देन टू, है ना, रिएक्शंस आर एडेड। ठीक है, आपने जो है वो दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को आपस में क्या कर दिया भैया जी, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो अब इस केस में देखना क्या होगा कि अगर दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A इज कन्वर्टिंग इनटू B, B इज कन्वर्टिंग इनटू C, C इज कन्वर्टिंग इनटू D। इन तीनों को आपने ऐड किया, तो ऐड करूंगा तो C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, इक्वेशन बनेगी A इज कन्वर्टिंग इनटू D। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं इसके लिए Kc की वैल्यू लिखूं, मान लो Kc1 इक्वल टू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B बाय A। इसके लिए मैं लिखूं Kc2, तो Kc2 आएगा कंसंट्रेशन ऑफ C बाय B। इसके लिए मैं लिखूंगा Kc3, तो ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ D बाय क्या, C। ठीक है, और इसके लिए अगर मैं लिखूं Kc, तो ये आ जाएगा D बाय A। ऐसा ही होगा। अब मुझे बताओ कि भैया जी इन तीनों के साथ क्या किया जाए कि ये वाला एक्सप्रेशन बन जाए। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। अब देखो कि ये तो कैंसिल हुआ, B से B, C से C, D बाय A आ रहा है, तो इनको जब सॉल्व करोगे तो ये आया जी कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। ऐसा ही है। अब मुझे बताओ D बाय A तो क्या है, Kc, तो Kc इज इक्वल टू ये B बाय A क्या है, ये है Kc1 इंटू Kc2 इंटू Kc3। ये लो जी, कि जब आप क्या करते हो, आप अगर जो है वो रिएक्शंस को ऐड कर देते हो, दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को आपने अगर ऐड किया है, तो Kc क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से क्वेश्चन हम समझते हैं, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। तीन चार अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के यहां से क्वेश्चन बनते हैं स्टोइकियोमेट्री से। ये आप इसको थर्ड फैक्टर भी मान सकते हो, जो हमने बात करी थी, हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग Kc, तो इसको आप थर्ड फैक्टर भी मान सकते हो, बहुत जरूरी है। इसके बाद में एक और है चौथा, जो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वो भी हम बात करेंगे। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखना, ये स्टोइकियोमेट्री बदलने पर रिएक्शन बदल गई, तो Kc बदलना ही बदलना है, ठीक है ना। बाकी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो भी Kc होगा वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस पर हमें करने हैं क्वेश्चन। देखिएगा कि सबसे पहला, जैसे मैंने आपको ये लिखा है, ठीक है, कि 2 moles of SO2 and 1 mole of O2 are taken in a vessel of 1 liter। ठीक है, if degree of dissociation of SO2 is 20%, या इसको 25 ले लेते हैं, is 25%, ठीक है, then and following reaction
following reaction occurs between SO2 and O2। ठीक है, एक रिएक्शन हो रही है कि 2SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3 कि दोनों के बीच में भैया जी ये रिएक्शन हुई। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स बिटवीन SO2 एंड O2। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे, आपको ये बोल दिया कि देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp at 27 degree centigrade for the given reaction। आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन इज SO3 is converting into SO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, आपको इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। अब देखो कि एक रिएक्शन आपको दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, कि गिवन ये है, ये रिएक्शन हो रही है कंटेनर में 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3। ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, अब आपको Kp जो बताना वो इस रिएक्शन का बताना है। मुझे बताओ Kp कैसे निकालेंगे। मान लो इसी रिएक्शन के लिए Kp निकालना, आपको कहीं प्रेशर की इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं गिवन, आपको तो कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस रिएक्शन के लिए जो Kp निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसका Kp हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये देखना कि t इज इक्वल टू 0 पर जो चीज गिवन है ना, इसके दो, इसका एक, ये 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये हो गया 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसका 2 काम में आता है तो इसका एक ही काम में आता है, तो इसका x काम में आएगा तो इसका x बाय 2, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, इसके 2 से इसका 2 बनता है तो x से इसका कितना बनेगा? x बनेगा। चलो ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO2 इज 25%। ठीक है, तो हमें ये पता है कि x इक्वल टू क्या होता है जी? a अल्फा। तो x की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू कितनी है? 2, अल्फा की वैल्यू है 25%। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी? 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 है तो ये तो आ जाएगा कितना? 3/2। यहाँ पर 1/2 है, 1 माइनस ये कितना? 1/4, तो ये आ जाएगा कितना? 3/4। और ये हमारे पास x की वैल्यू 1/2 है तो कितना आएगा? 1/2। चेक कर लो जरा, है ना, यही सारा सब कुछ होगा। ठीक है, अब देख लो कि हमें तो पहले जो इसके लिए Kc निकालना है, तो Kc की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, हमें Kc निकाल के जो Kp कैलकुलेट करना है ना, तो SO2 SO3 ये तो हमारे पास आ जाएगा भैया जी 1/4, SO2 का स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास कितना? 9 बाय, ऊपर चला जाएगा कितना? 4, और O2 ये आ जाएगा 3 बाय कितना? ऊपर चला जाएगा 4, ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू आई 4/27। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, अब हमें तो Kp निकालना है तो इसके लिए Kp निकालते हैं। तो मैंने कहा Kp इक्वल टू क्या होता है जी? Kc RT की पावर डेल्टा Ng। मुझे बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है? -1। तो -1 है तो -1 रखूंगा तो ये आ जाएगा Kc अपॉन RT। चेक करो जरा, यही होगा। Kc की वैल्यू रखते हैं तो 4/27। ठीक है, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर कितना है? 300, 27 बोले तो 300, ये जाएगा कितनी बार? ये जाएगा 25 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास 427/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन। अब आंसर ये नहीं है, आपको तो इस रिएक्शन के लिए Kp पूछा है। मुझे बताओ कि भैया इस रिएक्शन के साथ क्या किया जाए कि ये एक्सप्रेशन बन जाए, या इस रिएक्शन के साथ क्या किया जाए कि ये वाला जो है वो रिएक्शन आ जाए। तो इसने क्या किया है? इस रिएक्शन को एक तो कर दिया फ्लिप। ठीक है, तो भैया फॉर दिस रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, ठीक है, हमें ये रिएक्शन बनानी है SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू SO2 प्लस हाफ O2, ऐसा ही है। तो देखो एक तो इसको फ्लिप कर दिया, हमें इसका Kp चाहिए, है ना, Kp डैश मान लो। तो जैसे ही इसको जो फ्लिप करूंगा तो फ्लिप करते ही ये जो Kp है ना क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, यानी Kp डैश इक्वल टू 1/Kp। एक तो फ्लिप कर दिया, साथ में इसने क्या किया? इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर आप बोल दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो कहां चला जाता है? पावर में। तो आंसर विल बी दिस।
और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Kp की वैल्यू रख देंगे, तो Kp डैश की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, देखो जरा 1 बाई Kp, Kp है 4 और बाकी सारी चीजें ऊपर जाएगी, 27 इंटू कितना 25 की पावर कितनी 1/2, तो ये आ जाएगा √27, है ना, या फिर मैं ये बोलूंगा 5√27/2, दिस इज आंसर, ये होगा भैया फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना, आपको रिएक्शन को फ्लिप करके या किसी को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, है ना, इस तरह का सेम ऐसे ही पैटर्न के खूब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब हर क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकते, वही बात है, कोई और क्वेश्चन आए तो दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखो और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसको मिटा रहा हूं। ये जो कंसेप्ट है ना बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं यहां से। देखो हाँ जी, पॉइंट जो है वो अपने पास ऐसा है कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड HCl आर 4.8 into 10 to the power minus 5 and 1.2 into 10 to the power minus 4 respectively, ठीक है, if ionization constant of acetic acid and HCl are this and this respectively, then calculate the value of Kc for the given, या इसको मैं ऐसा कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक ही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो आपको जो है एक रिएक्शन दी है ना, और रिएक्शन कुछ यू है कि CH3COOH प्लस Cn माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू CH3COO माइनस और साथ में है HCl, ये रिएक्शन दी है। और इस रिएक्शन के लिए आपको क्या पूछ लिया, आपको पूछ लिया कि भैया के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखो कि सबसे पहले तो जो चीज क्वेश्चन में दी है, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, कहने का मतलब आपको जो एसिटिक एसिड और HCl को आयोनाइज करने की रिएक्शन लिखनी है। तो मुझे बताओ, अगर एसिटिक एसिड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, इस तरीके से ब्रेक होगा ना, CH3COO माइनस और साथ में H+, ऐसे ब्रेक होगा। आपको वास्तव में इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम दे रखा है, कितना दे रखा है 4.8 into 10⁻⁵। क्लियर है बात। फिर भैया जी एक आपको HCl का आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, ये कैसे टूटेगा, Cn माइनस और साथ में H+, तो इसका के इक्विलिब्रियम भी दे रखा है, कितना 1.2 into 10⁻⁵। ठीक है, और आपको पूछा है कि भैया इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो बहुत ही सीधा सा काम करना यह है, इन दोनों के साथ कुछ भी करो, चाहे किसी को फ्लिप करना पड़े करो, किसी को जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़े किसी फैक्टर से तो करो, डिवाइड करना पड़े, कुछ भी करो, इन दोनों रिएक्शन से फाइनली ये वाली रिएक्शन बनानी है। ऐसा जब भी आए तो आपको देखो कैसे सोचना है, ऐसा आए तो आपको यूं सोचना है कि जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे मेन रिएक्शन हमें बनानी ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन बनानी है ना, तो आपको इस तरफ क्या चाहिए, इस तरफ चाहिए एसिटिक एसिड चाहिए। एक तो मुझे बताओ एसिटिक एसिड कौन सी रिएक्शन से मिलेगा, इस रिएक्शन से मिलेगा, ठीक है। मुझे दूसरा चाहिए Cn माइनस, मुझे बताओ Cn माइनस कहां से मिलेगा, Cn माइनस मुझे दूसरी रिएक्शन से मिलेगा। लेकिन भैया इसमें Cn माइनस इस तरफ है, इसमें Cn माइनस इस तरफ है, तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा ना। तो पहले तो मैं इस रिएक्शन को क्या कर रहा हूं भैया, फ्लिप कर रहा हूं, दिस रिएक्शन इज फ्लिप्ड। तो इसको जैसे ही मैं फ्लिप करूंगा ना, तो ये बनेगा Cn माइनस प्लस H प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू HCl। तो यहां पर जैसे ही आप इसको फ्लिप करोगे तो मुझे बता दो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश मान लो कितना हो गया, 1/1.2 into 10⁻⁴, दिस इज -4। ठीक है, तो हमारे पास इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना आया।
अब भाई अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, अब फर्स्ट और थर्ड ये जो दो दिख रही है ना, इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो ये H प्लस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई जी CH3COOH, साथ में आया जी Cn माइनस, फिर जो है वो इधर आपको मिलेगा दूसरी तरफ क्या, CH3COO माइनस, और ये आ गया भैया मेरे पास क्या, HCl। क्लियर है बात। तो देखो इन दोनों को ऐड करने पर ये वाला आ रहा है। मुझे बताओ जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो नेट रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा 4.8 into 10⁻⁵ डिवाइड बाय 1.2 into 10⁻⁴। ये कैंसिल, ये 4, तो आंसर विल बी 0.4। दिस इज आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए ना कि आपको दो, जरूर नहीं है दो रिएक्शन दे, आपको 3 रिएक्शन भी दे सकता है, कितने भी रिएक्शन दे सकता है, उन सब से मिला के आपको क्या करना होता है, जो भी एक फाइनल रिएक्शन है वो बनानी होती है। ठीक है, इसी पर हम एक एग्जांपल और करते हैं, देखना जरा, इसको बैठा रहा हूं। देखो कि मान लो आपको 3 रिएक्शन दे दी, कई बार 3 रिएक्शन भी दे देता है ना, 3 रिएक्शन दे दी और 3 रिएक्शन से चौथी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पूछ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया। ठीक है, कि जैसे ये एक क्वेश्चन है, रिएक्शन इज N2 plus 3H2 is converting into 2NH3 and equilibrium constant of this reaction is K1। ठीक है, फिर एक रिएक्शन ये दी है N2 plus O2 is converting into 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है कितना, K2। फिर एक रिएक्शन आपको ये दे रखी है H2 plus half O2 is converting into H2O। ठीक है, ये भी गैस है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K3। फिर आपको ये पूछा है देन फाइंड द value of K equilibrium for the given reaction in terms of K1 K2 and K3। तो आपको जो है कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं, तो K1 K2 K3 के टर्म में ही आपको क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। रिएक्शन ये है कि भैया जी NH3 साथ में O2 इस कन्वर्टिंग इनटू NO और साथ में है जी H2O। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन अपने पास बैलेंस होती है, तो यहाँ लगा देता हूँ 2, यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ आ जाएगा कितना अपने पास, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 2 5, 5/2। ठीक है, तो देखो आपको जो है वो एक रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। 3 अलग अलग रिएक्शन दे रखी है, आपको कुछ भी करो बस इन तीनों रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन बन जानी चाहिए, कुछ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छा कई बार ये भी होता है कि आपको K1 K2 K3 जो है ना, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इनकी जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा तो भी हम कर ही लेंगे। तो आप ये सोचो इन तीनों के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भाई ये रिएक्शन बन जाए, कि इन तीनों के साथ ऐसा क्या करें कि लास्ट फाइनल जो इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन बन जानी चाहिए। तो इसके लिए आप ये सोचोगे, जो अभी मैंने कहा था ना, आप नेट रिएक्शन को देखो, फाइनल रिएक्शन को देखो ध्यान से, कि फाइनल रिएक्शन में आपको इधर क्या चाहिए, NH3 चाहिए। मुझे बताओ NH3 कौन सी इक्वेशन से मिलेगी, कौन सी रिएक्शन से मिलेगी, फर्स्ट रिएक्शन से मिलेगी। लेकिन मेरे भाई फर्स्ट रिएक्शन में NH3 तो इस तरफ है, मुझे इस तरफ चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन को क्या करो, फ्लिप कर दो। तो भैया पहली रिएक्शन को मैंने फ्लिप कर दिया, फर्स्ट रिएक्शन इज फ्लिप, तो रिएक्शन ये हो जाएगी 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन हो जाएगी। और ये रिएक्शन अगर हो गई तो भैया मुझे बताओ कि जो इसका K इक्विलिब्रियम है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/K1। ठीक है, कि रिएक्शन को आपने फ्लिप कर दिया तो K इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर देखो मुझे जो है वो और क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर O2 चाहिए। O2 भैया हमें इस तरफ चाहिए, यहां से भी मिल सकता है, यहां से भी मिल सकता है, इन दोनों से O2 मिल सकता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर भैया हमें NO चाहिए,
NO कहां से मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा। हमें इस तरफ ही चाहिए, इस तरफ ही है, चलो ये भी ठीक है। फिर हमें H2O चाहिए, H2O जो है वो हमें इस तरफ चाहिए, इस तरफ ये भी ठीक है। मुझे बताओ NO कितने चाहिए, 2 NO चाहिए, 2 NO है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। H2O कितने चाहिए, 3 चाहिए, इसमें कितने हैं यार, इसमें तो जो एक ही है, यानी जरूर इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O। भैया जी ये तो है हमारी मेन रिएक्शन, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 3H2, दिस विल बी 3/2 O2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3H2O। मुझे बता दो इसका K इक्विलिब्रियम अब कितना हो जाएगा। K इक्विलिब्रियम भैया किसी रिएक्शन को जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहां चला जाता है, पावर में चला जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K3 की पावर कितनी, 3। ठीक है, चलो ठीक है। सेकंड इक्वेशन को आपने एज इट इज रखा है, तो N2 गैस प्लस साथ में O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO। ठीक है, तो इसका K इक्विलिब्रियम जो कितना रहेगा, ये तो K2 के इक्वल ही रहेगा। तो अब इन तीनों को कर दो जी ऐड, तो तीनों को ऐड करूंगा, H2 H2 देख लो क्या हो गया, कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, N2 N2 क्या हो गया, कैंसिल। तो भैया फाइनल रिएक्शन ये आ रही है 2NH3 प्लस यहाँ एक O2 3/2 O2, टोटल कितना हो जाएगा 5/2 O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO, और साथ में आया 3H2O, यही है। ठीक है, तो अब देखो जरा कि मुझे बताओ कि आपने जो है वो इन तीनों को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आया 1/K1 इनटू दूसरी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2, और तीसरी का आया कितना K3 की पावर कितनी 3। तो आंसर विल बी K2 K3 क्यूब डिवाइड बाय K1, दिस इज आंसर। ये लो जी फाइनल आंसर ये रहेगा। तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से सोचना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही अजम्पशन लोगे, आप ऐसे ही सोचोगे, समझे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखना जरा, इसको तो मिटा रहा हूं। हाँ जी, ऐसा ही है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है ना कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है कि भैया इन रिएक्शंस के साथ ऐसा क्या किया जाए कि फाइनल जो है वो बन जाए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहीं पर, जैसे आपको जो वो 2-3 रिएक्शन दिए, एक तो रिएक्शन ऐसी है CO प्लस साथ में है H2O इज कन्वर्टिंग इनटू CO2, और साथ में आपको ये दे रखा है H2। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो मेरे ख्याल से रिएक्शन हमारी बैलेंस है। आपको यहाँ पर ये दे रखा है K1 या K डैश, दिस इज K डैश एंड दिस इज K डबल डैश। ठीक है, एक इक्वेशन एक रिएक्शन आपको दी है CH4 प्लस H2O इज कन्वर्टिंग इनटू CO और साथ में H2, इसको हम बैलेंस करते हैं, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन जो है वो टोटल 6, तो 3 लगा देता हूं, ऑक्सीजन 1, देख लो जरा हो गई क्या बैलेंस, बिल्कुल रिएक्शन जो है वो अपनी बैलेंस है। और इसके लिए आपको दे रखा है KC1, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है KC1। एक आपको दे रखा है CH4 प्लस H2O गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस और साथ में H2। ठीक है, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, यहाँ 3 लगा देता हूं, तो यहाँ पर जो है ना 3 नहीं, यहाँ पर जो है वो मेरे को 2 लगाना पड़ेगा पहले, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा देता हूँ, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 4 8, तो यहाँ पर लगा देता हूँ 4, हो गई बैलेंस। ठीक है भैया हो गई बैलेंस, तो यहाँ पर वैल्यू है आपको Kc2। ठीक है, अब आपको ये पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन K डैश, K डबल डैश, Kc1 एंड Kc2।
आपको जो है वो इन सब के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तरीका वही है जो अभी अपन ने देखा था, ठीक है। सबसे पहले तो के डैश और के डबल डैश का जुगाड़ कर लेते हैं। ध्यान से देखो के डैश क्या है, के डैश है भैया जी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के डबल डैश है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैं काम करता हूं इस रिएक्शन के लिए, जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, इसके लिए मैं के इक्विलिब्रियम लिख लेता हूं, के डैश डिवाइड बाय क्या आएगा, के डबल डैश। दिस इज के इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कि चलो अब इन तीनों के साथ कुछ भी करो कि भैया एक फाइनल रिएक्शन, जैसे मान लो इन दोनों के साथ कुछ भी करो कि ये वाली बन जाए, या इन दोनों रिएक्शंस के साथ कुछ भी करो कि ये वाली बन जाए, है ना, या इन दोनों के साथ कुछ भी करो कि सेकंड रिएक्शन बन जाए, है ना। तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं अगर क्या करूं कि इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो ना तो चेक करते हैं क्या बनता है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज CO plus H2O is converting into CO2 plus H2, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास CH4 plus H2O is converting into CO plus 3H2। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐड कर रहा हूं तो इसका के इक्विलिब्रियम तो हमारे पास क्या आया, इसका के इक्विलिब्रियम तो आया के डैश डिवाइड बाय के डबल डैश, और इसका के इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है जी, KC1 दे रखा है। तो ऐड किया तो CO CO तो कैंसिल हो गया, रिएक्शन है CH4 plus 2H2O is converting into CO2 plus 4H2। ध्यान से देखो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो क्या तीसरी वाली रिएक्शन बन गई क्या, बिल्कुल भैया थर्ड रिएक्शन बन रही है। और वही बात थर्ड रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम है ना, ये आपको दे रखा है कितना, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KC2। और मुझे बता दो जब रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो मैं बोल सकता हूँ KC2 इज इक्वल टू KC1 इनटू K डैश डिवाइड बाय K डबल डैश। दिस इज आंसर, यही क्या है, आंसर है, ठीक है। तो भैया जी इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं स्टोइकियोमेट्री और के रिलेशन से। ये के की प्रॉपर्टीज होती है कि भैया आप क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केसी जो है ना पुराने केसी की पावर n के इक्वल हो जाएगा, n से डिवाइड कर दोगे तो केसी जो है पुराने केसी की पावर 1/n के इक्वल हो जाएगा। रिएक्शन को फ्लिप कर दोगे तो केसी की वैल्यू भी फ्लिप इनवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। ऐड करोगे तो केसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी केसी की प्रॉपर्टीज है। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके जो भी रेस्पेक्टिव आपके सीट मॉड्यूल जो भी आपके पास, आप उसमें इस तरह दिए गए जो भी क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करो, और बाकी जो है वो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा जरा, मैंने कहा था एक छोटा सा पॉइंट और है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग केसी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा टेम्परेचर। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो केसी होगा वो तो केवल किस पर डिपेंड करता है, वो तो केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। फिर जो है हमने देखा कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, तो केसी की वैल्यू कभी भी इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। तीसरा हमने स्टोइकियोमेट्री देखा। अब चौथा जो फैक्टर है ना वो हमारे पास है, आप ये बोलोगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कि भैया देखो केसी पर जो है वो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है ये हमें समझना है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में आपको ये ध्यान में रखना है, देखो कैटलिस्ट जो है ना वो क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बदलता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, रिएक्शन की रेट को बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, तो भैया ये तो हम पढ़ेंगे कहां पर, ये तो हम जो है वो काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है जिससे रिएक्शन की रेट बदल जाती है। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि भैया मान लो आपने जो है वो ये कोई रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B। अब अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाया है तो भैया देखो R फॉरवर्ड, ये क्या है R बैकवर्ड। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा देगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा देगा, दोनों को बढ़ाएगा। आगे वाली रिएक्शन भी तेजी से होगी, पीछे वाली भी तेजी से होगी। तो अगर ऐसा होता है ना
तो बहुत ही सीधा सा पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, कैटलिस्ट कभी भी केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट कभी भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, कैटलिस्ट केवल और केवल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में जितना टाइम लगता है उसको चेंज कर सकता है। मैं ये लिख देता हूं कि कैटलिस्ट जो है ना केवल और केवल टाइम को चेंज करता है, ठीक है। कैटलिस्ट नेवर चेंज the value of equilibrium constant and, ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो कभी भी नेवर चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैटलिस्ट only change the time required for establishment of equilibrium, ठीक है। ये केवल और केवल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में जितना टाइम लगता है ना उस टाइम को चेंज करेगा, बाकी कैटलिस्ट जो है वो किसी चीज को चेंज नहीं करता है। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है, in presence of positive catalyst time will decrease, ठीक है, and in presence of negative catalyst time will increase, ठीक है। कि भैया पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में लगने वाला टाइम है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा। और नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में लगने वाला टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी धीरे धीरे जो है वो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। आप इसको यूं समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये तो है हमारे पास एक तरीके से टाइम और रेट का ग्राफ, इधर तो है टाइम, इधर है रेट, ठीक है। अब जनरली हम ये बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो डिक्रीज होगी, जनरली क्या ऐसा ही होता है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं वो टाइम, मान लो दिस टाइम इज टी, ठीक है, और इस टाइम पर जो है वो दोनों रेट क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब रेट इक्वल होती है उसी पॉइंट को तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना। तो यहां देखो जरा कि इस पॉइंट पर दोनों रेट क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो यही क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम आया है ये आया है इन absence ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो भैया ये जो इक्विलिब्रियम है ये तो कैटलिस्ट की एब्सेंस में है। अब अगर आपने मान लो पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया, देखो कि ये तो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज आर फॉरवर्ड एंड दिस इज आर बैकवर्ड। अब अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर मिलाया है ना तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, दोनों रेट को इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को की रेट को भी इंक्रीज करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को भी इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट तो क्या होगी, जल्दी जल्दी डिक्रीज होगी, ऐसे मतलब पहले तो ऐसे आराम से स्लोली ऐसे डिक्रीज हो रही थी, अब पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला के जल्दी जल्दी डिक्रीज होगी। और ये जो पहले ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब पॉजिटिव कैटलिस्ट जैसे मिलाया ये तो तेजी से डिक्रीज, ये जो है वो तेजी से, ये वाला सिस्टम हो जाएगा, है ना, कि ये जो धीरे धीरे हो रही थी, ऐसे आ रही थी धीरे धीरे, अब तेजी से नीचे आएगी, ये तेजी से ऊपर जाएगी और तुरंत क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो यानी कि इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि ये तो तेजी से जो क्या हो गई डिक्रीज, ये तेजी से इंक्रीज हो गई। और भैया जी पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस पॉइंट पर मान लो दिस टाइम इज टी डैश, तो आपको जो टी डैश टाइम पर ही इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये तो है पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्लियर है बात। और भैया जी नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया ना, तो पहले देखो रेट ऐसे हो रही थी कि ये तो जो वो ऐसे आ रही थी और ये जो धीरे धीरे इस तरीके से यहां पर आके इक्वल हो रहे थे। अब जो है नेगेटिव कैटलिस्ट रेट को और स्लो कर देगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के डिक्रीज होने की रेट को भी कम कर दिया, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के इंक्रीज होने की रेट को भी कम कर दिया। अब और धीरे धीरे ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत ही स्लोली होते अब यहां पर जो है ना आपको जो है वो टाइम ज्यादा लगेगा,
ये कंडीशन आ जाएगी मेरे भाई, दिस विल बी द कंडीशन, है ना, टी डबल डैश। मान लो ये टाइम है, तो अब देखो कि पहले टाइम ये लग रहा था, पॉजिटिव मिला दिया टाइम कम हो गया, नेगेटिव मिला दिया टाइम ज्यादा हो गया, तो दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो भैया ये है हमारे पास एक तरीके से इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप मेरी बातें, सारी बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। हमने खूब सारी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, हमने जो है वो बेसिकली स्टोइकोमेट्री का इफेक्ट भी देख लिया, टेम्परेचर का इफेक्ट हमने पहले देखा था, कैटलिस्ट का इफेक्ट भी हमने देख लिया। अब देखो कि नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास थोड़ी सी जो है वो हम छोटी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे ली शेड्यूलियर प्रिंसिपल। चलो, ली शेड्यूलियर प्रिंसिपल से पहले एक छोटा सा पॉइंट है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो हम पहले साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इसके बाद में हम आएंगे कहां पर, ली शेड्यूलियर प्रिंसिपल पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं यहां से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।